गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ ह्यूमन राइट्स। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स से संबंधित। यह आपके UG PG क्लैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही इसे हम LLB 5th सेमेस्टर के 5 पहले सेक्शन में अर्थात पहले पेपर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए यह टॉपिक शुरू करते हैं। और यह टॉपिक ख़त्म होने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यह बिना किसी परेशानी के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवीय अधिकार। मानव के विभिन्न प्रकार के अधिकार के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव के कौन कौन से अधिकार इसमें शामिल हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया है ह्यूमन राइट्स के सेक्शन 2D में। सेक्शन जो आपका 2D है, सेक्शन 2D में आपका ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत, जिसमें आपको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी ऑफ अदर थिंग्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा यह सबको आपको दिया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वह टू अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स को हम दो प्रमुख बातों पर आधारित समझ सकते हैं। देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स, मतलब विभिन्न प्रकार के फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज प्रकट की हैं। इसमें आपका पहला थ्योरी है राइट बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स, अर्थात प्राकृतिक जो राइट्स में प्राप्त होते हैं, जन्म से जो हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपका दिया गया है अंडर डिफाइंस सच फंडामेंटल्स आर केयर राइट्स थ्योरी ऑफ द अनफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैंट्स, मतलब ये जो राइट्स है ये आपका कैंट्स के द्वारा दिया गया। जो आपके कैंट्स थे फिलोसोफर्स, उन्होंने यह राइट के बारे में वर्णन किया है कि जो राइट है वो एथिक मेंटेन्स है और पर्सन जो टॉपिकली सोचता है वो डिफरेंट प्रकार के डिजायर्स और नीड्स पर समाप्त होती है। और सो एनी प्रिंसिपल डिवाइडेड फ्रॉम देम कैन ओनली बी कंटेनमेंट, मीन्स जो हमारे राइट्स होते हैं वो हमें बर्थ से ही प्रदान किए जाते हैं, हमारी इच्छाओं से संबंधित होते हैं और यह इंड करता है सिर्फ हमारे इच्छाओं का। Kant's great impressive is that the central focus on the moralities, मतलब मीन्स क्या कहा गया कि जो कांट्स है वह हमारे मोरालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और इच पर्सनहुड्स नेमली द कैपेसिटीज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द फ्री एंड रेशनल्स एजेंट्स फॉर इथिक्स एंड सिस्टम ऑफ एंड, मतलब जो हमारे सिस्टम ऑफ एंड होते हैं, अगर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो वो हमें फ्री करता है हमारे राइट्स के प्रति। जो हमारे राइट्स हैं यह हमारा यूनिवर्सल राइट्स, अर्थात हमारा जो ये राइट्स है यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। इससे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में दिया गया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री, मतलब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा हो सकता है, एंड इक्वल ऑफ डिग्निटी, और उसे स्वतंत्र रूप से योगदान मिलता है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने कोई भी कार्य को कर सकता है। द डिबडेट, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है यह है कि इनहेरेंस डिग्निटी एंड द इनएलिजिबल राइट्स ऑन द नेचर लॉ फिलोसोफर्स और द ऑब्वियस, अर्थात जो हमारे यह चीज़ें हैं राइट टू बॉर्न, यह हमारा संबंधित है नेचुरल लॉ से संबंधित, मतलब जिसे कभी कोई रोका नहीं जा सकता। एंड सेकेंड टॉपिक है राइट बेस्ड ऑन द जस्टिस। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना कि न्याय के समक्ष अधिकार, हमारे जो न्याय होते हैं तो न्याय के समक्ष हमें विभिन्न प्रकार के समान अधिकार दिए जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। इनका यह प्रावधान लाने वाले व्यक्ति थे जॉन रॉल। जो जॉन रॉल थे, इन्होंने वर्णन किया कि किस तरीके से हम लोग समान न्याय के अधिकार हैं। चलिए इसे देखते हैं जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स जो थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसे हम जस्टिस थ्योरी के नाम से जानते हैं। जस्टिस थ्योरी जो ये आपकी है यह फर्स्ट वेरिट्यूज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब समाज में एक प्रस्थापन करने की विधि है जिसके तहत ह्यूमन राइट्स ऑफ कोर्स जो है वह जस्टिस के थ्रू अटेंड किया जाता है। एंडेड ऑफ द जस्टिस करता है ताकि कोई व्यक्ति इंटरफेयर ना कर सके अनदर पर्सन के लाइफ में। एंड जस्टिस इज सर्कुलर्स टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, जो जस्टिस है इसी की विधि के द्वारा ही हम लोग अपने एक दूसरे के न्याय को समझ पाते हैं कि किस तरीके से किसी को कौन कौन सी प्रिंसिपलिटीज दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने पहला प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा प्रोवाइड अ वे, सभी को एक
भी प्रदान किया जाएगा। असाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, सभी को एक ड्यूटीज़ प्रदान की जाएगी जो राइट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटीज़ होगी। मतलब समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो राइट्स प्रदान की जाती है वह उन्हें अनदर पर्सन के इंटरफेयर से बचाती है। रॉल्स की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें कहा गया कि ईच प्रिंसिपल इज टू हैव एन इक्वल्स राइट्स, मतलब सभी के पास एक समान का अधिकार होता है। एंड मोस्टली एक्सटिंग्विश टोटल सिस्टम्स ऑफ द इक्वल्स ऑफ बेसिस लिबर्टीज, और वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, कंपेबल कर सकते हैं विद द सिमिलर सिस्टम्स ऑफ द लिबर्टीज ऑफ ऑल्स, मतलब सभी को समान रूप से समानता दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। रॉल सेकंड प्रिंसिपल। रॉल सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो रॉल सेकंड प्रिंसिपल जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी से संबंधित है। मतलब समाज में विभिन्न प्रकार से लोग हैं जो छोटी जाति या बड़ी जाति से संबंधित है। इसमें जो आपका इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ और सोशल एंड इकोनॉमिकल, मतलब कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत लोग धनी होते हैं जिनके पास 1000 रुपये होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 1 भी रुपये नहीं होते। तो यह इनइक्वालिटी को दर्शाता है, अर्थात जो सोसाइटीज़ 2 पार्ट्स में बढ़ती है, एक रिचर एंड और एक पुअर। तो इस तरीके से कह सकते हैं रॉल्स का जो सेकंड प्रिंसिपल था वह इकोनॉमिकल से संबंधित था, और ये अरेंज करता है टू द कॉन्सेप्शन ऑफ द इनजस्टिस के बारे में एंड रिस्ट इन द ओरिजिनल पोजिशंस। और इस तरीके से जो रॉल्स थे वह अपने एक वास्तविक स्वरूप के प्रति सचेत होते हैं। अगला है राइट बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ इनजस्टिस, अर्थात इनजस्टिस जब होता है तो उसके बाद कौन कौन से बेस्ट और रिएक्शंस दिखाने को मिलता है, यह दिया हमारे प्रोफेसर एडमंड ने। प्रोफेसर एडमंड ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जो हमारे लॉस के द्वारा बताया गया था। आल्दो देयर में भी यूनिवर्सल्स अ प्रायोरी ट्रस्ट, अर्थात ए प्रायोरी के जो ट्रस्टेज हैं उनसे सबसे संबंधित हैं। एंड कंसर्निंग जस्टिस फ्रॉम विच वन में ड्यूड राइट्स ऑन नॉर्म्स, इट इज़ द बेटर अप्रोचिंग जस्टिस फ्रॉम द नेगेटिविटी रेदर देन द अफर्मेटिव साइड्स, अर्थात उसे नेगेटिविटी भी उतना ही प्रदान हुआ जितना कि अफर्मेटिविटी प्रदान की गई। एंड एक्टिव प्रोसेस जो बात की जाए तो इसमें रेमेडी की जो प्रोवेटिंग है वह एराइजिंग करता है टू इनजस्टिस के लिए। ठीक है, अगला है राइट बेस्ड ऑन डिग्निटी। जैसा कि डिग्निटी में हम देखते हैं, डिग्निटी में टोटल हमें 5 से 6 प्रकार दिखाई देता है। पहला प्रकार हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले डिग्निटी की बात कर लेते हैं। तो डिग्निटी जो है वह ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट करता है कंप्रिहेंसिव सिस्टम के लिए जिसमें ह्यूमन राइट्स नॉन बेस्ड ऑफ वैल्यूम होता है, पॉलिसीज कोई अप्रोच की जाती है और इसके तहत कस्टम ह्यूमन डिग्निटी प्रदान की जाती है। MC डगलस का मानना है कि जो लॉसल एंड द चेन प्रोसेस्ड है वो प्रॉमिस करता है या उसे प्रदान किया जाता है दैट की डिमांड्स फॉर द ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकारों के मांग पर, एंड डिमांड्स फॉर वाइड सॉर्टिंग्स इन ऑल द वैल्यूज अपॉन विच ह्यूमन राइट्स डिपेंडेंस, अर्थात आदमी को वहाँ तक की राइट्स प्रदान की जाती है जहाँ तक आदमी की एक दूसरे से लाइबिलिटी बनती है। अगला है राइट ऑन डिग्निटी में हमने बात किया तो राइट ऑन डिग्निटी की इसमें कुल 7 प्रकार दिखाई गई है, जिसमें आपका है रिस्पेक्ट, मतलब आपको राइट ऑफ डिग्निटी तब मिल सकता है जब आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं। पावर, आपके पावर तब तक रह सकती हैं जब तक आप किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इन लेजिटमेंट की बात करें तो आप तब तक बने रह सकते हैं इस संसार में जब तक कि आप दूसरे के प्रति राइट्स अपने फॉलो करते हैं एंड ड्यूटीज भी अच्छे से निभाते हैं। वेलबींग, अच्छा कार्य करते हैं। हेल्थ, आपका अच्छा स्वास्थ्य है और आप किसी दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। स्किल की बात कर जाए तो यदि आप इस संसार में हैं तो आपकी स्किल की कोई गणना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इसमें राइट ऑफ बेस्ड ऑन डिग्निटी की बात करें तो इसमें स्किल जो है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एफेक्शन की बात करें एंड रिक्वर्ड्स की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित ही हैं, जिसमें आपका इनलाइटमेंट एंड पावर रिस्पेक्ट से संबंधित ही है। तो इन दोनों को सिमिलर आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं राइट बेस्ड ऑन इक्वलिटीज एंड रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्सर्न। आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया कि इक्वलिटी जो है वह राइट बेस्ड ऑन तो है, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें दी गई हैं और वह अलग अलग प्रोवाइडेड कराई जाती है, जिसमें आपके रोनाल्ड्स डॉकिंस हैं जिन्होंने कॉन्सर्निंग किया था कि थ्योरी बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड द इलेक्ट्रेस थ्योरीज। आगे देखते हैं राइट बेस्ड ऑन द कल्चरल रिलेशंस, अर्थात जो हमारे राइट्स होते हैं वह हमारे कल्चर और रिलेशनशिप से अलग होते हैं। अर्थात बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे मान लीजिए ये हिंदू हो गया, ठीक है, और ये मुसलमान हो गया, तो मुसलमान और हिंदू के जो राइट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। बस इफेक्टिव ये होता है कि यदि यह इसके राइट और इसके ड्यूटीज में इंटरफेयर नहीं करता तब तक ये बंदा ठीक है, और जैसे ही ये इंटरफेयर करता है इस वाले बंदे की लाइफ में वैसे ही वह वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है और इस तरीके से उसे राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और इसे तुरंत ही सज़ा मिल जाती है बाय द कोर्ट।
आगे बात करते हैं मोरल कल्चर रिलेटिव की बात करें तो फ्रिक्वेंटली एज एन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द यूनिवर्सल ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब यह ह्यूमन जो है ह्यूमन को जो राइट्स है वह यूनिवर्सलिटी प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं, ये राइट्स से संबंधित है। अब हम लोग जरा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कमीशन हैं जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है अर्थात औरतों से संबंधित है। तो जो NCW है अर्थात नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसका, इंडियन गवर्नमेंट का, और जो जनरली कॉन्सल्ट करता है विथ एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, अर्थात गवर्नमेंट की सलाह पर यह काम करता है। ऑल द पॉलिसीज मैटर्स, इसके जितने भी पॉलिसीज मैटर्स है इफेक्टिव वुमेन्स वह सिर्फ औरतों से ही संबंधित हैं। मीन्स कहा जा सकता है कि जो यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसमें सिर्फ महिलाओं के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। यह जो इस्टेब्लिश किया गया, यह इस्टेब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992 को, मतलब 31 जनवरी 1992 ईस्वी को इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार एज डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, अर्थात इसे 1992 ईस्वी में नेशनल कमीशन के नाम से प्रोवाइड की गई थी इजाज़त। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है इस NCW का वह है कि रिप्रेजेंटेटिव द राइट्स फॉर वुमेन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, अर्थात इसमें से रिप्रेजेंट करता है किसको, वुमेन के राइट को, वुमेन की राइट को ये क्या करता है, बस रिप्रेजेंट करता है। एंड प्रोवाइड्स अ वॉइस ऑफ देयर इशू, और उनके विभिन्न प्रकार की इशू पर क्या करता है, एक आवाज़ देता है, अर्थात उन्हें एक विभिन्न प्रकार के समाज में एक अच्छा स्तर प्रदान करता है। इसमें आप सबका इंक्लूड है, ठीक है, इसमें आप सबका इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें ज़रा देखिए तो डाउरी इंक्लूड होता है, पॉलिटिक्स इंक्लूड होता है, रिलीजियस इंक्लूड होता है, इक्वलिटी रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होता है, ऑफ वुमेन इन जॉब एंड द एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड होता है, एंड वुमेन फॉर लिबरल इंक्लूड होता है। और इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन पर्सन होता है, नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चेयरमैन होता है नॉमिनेट किया जाता है, यह 5 मेंबर के अगेंस्ट होता है, अर्थात यह 5 मेंबर का एक मुखिया होता है। और इसमें एवरी जो पर्सन है वह इंटीग्रिटी की तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े होते थे, और जो आपके हेड एक्सपीरियंस से संबंधित होते हैं लॉ एंड लेजिस्लेटिव से, मतलब उन्हें अच्छे तरीके से लेजिस्लेटिव से संबंधित चीज़ें पता हो, लॉ से संबंधित चीज़ें पता हो। और मेंबर्स सेक्रेटरी, और उसमें एक आदमी सेक्रेटरी के रूप में चुना जाता है, टू बी नॉमिनेटेड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है एज ए सिक्योरिटी के रूप में। और आगे देखते हैं एन एक्सपर्ट इन द फील्ड्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति एक्सपर्ट होता है जो मैनेजमेंट करता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का, और सोशल मूवमेंट्स, अर्थात समाज में चल रहे विभिन्न प्रकार की महिलाओं की आपत्ति और विकास संबंधित वह सभी चीज़ों को वर्णन करता है। हु इज़ द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस थ्योरिज्म, अर्थात वही व्यक्ति सिक्योरिटी के रूप में या स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति क्या हो, सिविल सर्विस का मेंबर हो, मतलब सिविल सर्विस के मेंबर के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता। और सिविल सर्विस आर बी पोस्टेड बाय सिविल पोस्ट, अर्थात सिविल पोस्ट से हासिल हो तभी वो यह कार्य कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ NCW, अर्थात NCW के कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से पावर हैं। तो फंक्शन की बात करें और पावर की बात करें तो जो फंक्शन एंड पावर्स है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि विभिन्न प्रकार के डावरी, दहेज प्रथा एंड द सोशल इवोल्यूशन, अर्थात सामाजिक प्रतिभेद एंड इत्यादि प्रश्न पर वह काम करता है। इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है ऑल रिलेटिव मैटर्स, अर्थात वह महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मैटर को क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है। और सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड करता है फॉर द वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उन्हें सेफगार्ड प्रदान करता है, अर्थात उन्हें रहने की इच्छा प्रदान करता है और उन्हें उनकी सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज़ और इन्वेस्टिगेशंस ऑन टू स्पेशल प्रॉब्लम्स, अर्थात स्पेसिफिक प्रॉब्लम में स्पेसिफिक तरीके से वो उसे स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेट भी करता है। और सिचुएटेड अराइजिंग आउट टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अर्थात वुमेन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन पर वो क्या करता है, एक्शन लेता है। आगे देखिए पार्टिसिपेट एंड एडवाइसिंग, मतलब वह पार्टिसिपेट कर सकता है वुमेन की इन विभिन्न प्रकार की चीज़ों में, एंड एडवाइस दे सकता है, एंड द प्लानिंग कर सकता है प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, औरतों की
इकोनॉमिकल, सोशल और सोशल डेवलपमेंट में वह क्या करता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। वह विजिट कर सकता है, क्या क्या विजिट कर सकता है, जेल विजिट कर सकता है और हाउस विजिट कर सकता है, वुमेन इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकता है, अदर प्लेसेज ऑफ कस्टडी में जा सकता है, वेयर द वुमेन केप्ट एज ए प्रिजनर, जहाँ पर औरत को प्रिजनर के रूप में रखा गया हो। स्टेट ह्यूमन राइट्स की बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट्स, इसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ह्यूमन राइट्स की दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। एक, ह्यूमन राइट्स के प्रोविज़न, ह्यूमन राइट्स के हम लोगों ने प्रोविज़न देखे और हमने देखा राइट्स और सोर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अर्थात हम लोगों ने दो टॉपिक आज क्लियर किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स डेफिनेशंस। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो एक बार वीडियो पोस्ट करके फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। आज के लिए इतना ही। बाकी क्लासेज हम लोग कल अटेंड करेंगे क्योंकि कल हम लोग का एग्ज़ाम है LLB फिफ्थ सेमेस्टर का, तो यह आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। यदि आपके आसपास कोई भी LLB फिफ्थ सेमेस्टर में है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उसको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।